हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ईडीयू 360% में। चलिए दोस्त, तो आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड का वीडियो नंबर 5 लाए हैं, जो चैप्टर फर्स्ट का है, जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यह बता दें कि इस वीडियो की सीरीज चल रही है, जिससे इससे पहले 4 वीडियो जो आपके यूट्यूब पे चले गए हैं। तो अगर सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है और ये वाली वीडियो को समझना है, तो पिछले वीडियो को आप पहले देखिए, उनसे ज़्यादा ही फार्मूले इस वीडियो में यूज होंगे और ये वीडियो पूरी की पूरी डेरिवेशन की है। तो चलिए बिना देर की यह देखते हैं कि इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक, हालांकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, फिर भी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखते हैं तो इस वीडियो से आप क्या क्या सीखते हैं, जो कि आप इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड का होगा और आपके 5th सेमेस्टर में अच्छा मार्क स्कोर करा सकता है। तो देखिए दोस्तों, पहला पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में 2 चीज़ पढ़ेंगे, ईएमएफ से रिलेटेड और इंडक्टिव रिएक्टेंस से रिलेटेड। ईएमएफ से रिलेटेड और इंडक्टिव रिएक्टेंस से रिलेटेड। और दूसरा पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट। इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट। तीसरा पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क इक्वेशन। 3 फेज इंडक्शन मोटर का क्या पढ़ेंगे? टॉर्क इक्वेशन पढ़ेंगे। और देखिए दोस्तों, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए मैक्सिमम टार्क होने का कंडीशन। 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए मैक्सिमम टार्क होने का कंडीशन, कि कब 3 फेज इंडक्शन में मैक्सिमम टार्क बनेगा। और फिर दोस्तों आगे देखेंगे मैक्सिमम टार्क का मान और मैक्सिमम टार्क की वैल्यू क्या होती है, ये हम लोग देखेंगे। और फिर देखेंगे टॉर्क स्लिप कर्व। फिर क्या देखेंगे हम लोग? टॉर्क स्लिप कर्व क्या होता है, और उससे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और इस तरह हमारी वीडियो ये ख़त्म हो जाएगी। देखिए, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ लिंक चाहिए, पीडीएफ लिंक, तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नेम है ईडीयू इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर, देखिए ऐसे यहाँ पे क्या है, अंडरस्कोर है, तो इसको सर्च कीजिए, आ जाएगा। वैसे बेसिकली हम इस चैनल का लिंक जो है, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारी मेन टॉपिक, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। देखिए दोस्त, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है वो है ईएमएफ से रिलेटेड। पहला किससे रिलेटेड हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है? ईएमएफ से संबंधित या ईएमएफ से रिलेटेड। तो इंडक्शन मोटर पढ़ने से पहले हम ईएमएफ देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर का क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़े थे, वहाँ पे हम ईएमएफ निकाले थे। तो आई होप कि आप इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़े होंगे, तो यह फॉर्मूला आपको मालूम होगा। तो उस ईएमएफ का वैल्यू होता है, जो ट्रांसफार्मर में हम लोग पढ़ते हैं, E = 4.44 φm Fn। लेकिन चूंकि हम ईएमएफ से रिलेटेड, यानी ईएमएफ हम किसका पढ़ेंगे? इंडक्शन मोटर का, तो उसमें 2 कांस्टेंट आता है, एक केपी और एक केडी, बाकी सब सेम ही होता है। तो ईएमएफ के लिए E = 4.44 φm Fn, केपी और केडी, जहाँ पे केपी पिच फैक्टर होता है और केडी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। केपी क्या होता है हमारा दोस्तों? पिच फैक्टर। और केडी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि ईएमएफ जो होता है इंडक्शन मोटर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक स्टेटर होता है और दूसरा रोटर होता है। तो हम जो सप्लाई देते हैं वो स्टेटर को देते हैं, जिसमें क्या होता है कि सप्लाई देने से उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसके थ्रू उसमें एक ईएमएफ का निर्माण होता है। और उस ईएमएफ का इफेक्ट जब रोटर पे पड़ता है तो उसमें भी एक ईएमएफ का निर्माण होता है। तो इसमें 2 ईएमएफ का निर्माण होगा, एक स्टेटर में और एक रोटर में। तो जो हमारे स्टेटर में ईएमएफ का निर्माण होगा उसको हम E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप उसे ई स्टेटर यानी ES से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि स्टेटर का ईएमएफ। तो देखिए 4.44 φm F1, यानी स्टेटर को प्राप्त हुई फ्रीक्वेंसी N KP KD, बाकी सारे सेम है। यहाँ पे F1 जो है स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि रोटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी यहाँ पे E2। यहाँ पे E2 हम रोटर के लिए हैं, और यहाँ पे ER भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए उसका होता है 4.44 φm F2
N kpkd। तो बस इसमें यही डिफरेंस है कि स्टेटर के लिए F1 हो गया है और रोटर के लिए F2 हो गया है, यानी रोटर को मिली हुई फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं और इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लिए हैं। लेकिन यह हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो स्लिप गुणे स्टेटर के फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। यह हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आप पहले उन वीडियो को देखिए, तब यह क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि ये जो लेक्चर होने वाला है ये पूरी की पूरी डेरिवेशन होने वाला है और यह इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम यह जानते हैं कि F2 क्या है। यहाँ पे हम F2 क्या लिए हैं, रोटर का फ्रीक्वेंसी। रोटर का फ्रीक्वेंसी इजकल टू स्लिप इनटू स्टेटर की फ्रीक्वेंसी। तो इसी प्रकार जो F2 है इसका वैल्यू, F2 का वैल्यू F2 इजकल टू SF1 इक्वेशन सेकंड में हम रखेंगे। इक्वेशन सेकंड में F2 के जगह पे SF1 रख देंगे। उस केस में हमारा हो जाएगा E2 इजकल टू 4.44 5m SF1n kpkd। तो यहाँ पे देखिए E2 इजकल टू 4.44 5m F1n kpkd। ये टोटल की टोटल किसकी वैल्यू है, E1 की वैल्यू है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं E2 इजकल टू S इंटू E1, E2 इजकल टू स्लिप इंटू E1, यानी कि रोटर की EMF इजकल टू स्लिप इंटू स्टेटर की EMF। तो देखिए हम जानते हैं कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप का वैल्यू 1 होता है, और यह भी हम पिछले वीडियो में यानी कि सीरीज में कवर कर चुके होते हैं कि स्लिप का वैल्यू स्टैंड कब होता है, 1 कब होता है स्टैंड स्टिल कंडीशन में। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो स्टेटर का EMF होगा वो रोटर के EMF का, स्टेटर का EMF और रोटर का EMF बराबर होगा। किस केस में, स्टैंड स्टिल कंडीशन में। तो देखिए दोस्तों, अतः स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर में स्टेटर में इंड्यूस्ड EMF E1 तथा रोटर में इंड्यूस्ड EMF E2 आपस में बराबर होता है। स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होता है, रोटर में इंड्यूस्ड EMF और स्टेटर में इंड्यूस्ड EMF क्या होते हैं, बराबर होते हैं दोस्तों। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं, मतलब कि क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस से रिलेटेड, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस के संबंध में इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या होता है। देखिए दोस्तों, तो जो अगला पॉइंट है वो है इंडक्टिव रिएक्टेंस से रिलेटेड, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस के संबंध में क्या होता है। तो हम यह जानते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इजकल टू 2πfL होता है। क्या होता है, 2πfL होता है। यह हम BEE में पढ़ चुके हैं। और यहाँ से यह हम जानते हैं कि यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे तो स्टेटर और रोटर के लिए बात करेंगे। तो स्टेटर के यानी X1 जो होगा स्टेटर का इंडक्टिव रिएक्टेंस 2πf1L यानी स्टेटर के फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस के बराबर हो गए, और रोटर का X2 इजकल टू 2πf2L इक्वेशन सेकंड दोनों को मान लिए हैं। और फिर वही केस कि हम जानते हैं कि F2 इजकल टू SF1 होता है, यानी कि रोटर की फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप इंटू स्टेटर की फ्रीक्वेंसी की बराबर होती है। तो इस इक्वेशन सेकंड में F2 के जगह पे S इंटू F1 को हम पुट कर देंगे। तो X2 इजकल टू 2πsf1L हो जाएगा, जैसे 2πf1L ये हमारी X1 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमें मिलेगा X2 इजकल टू S इंटू X1, और यानी कि रोटर का इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर होता है, स्लिप इंटू स्टेटर के इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। लेकिन जैसे हम स्टैंड स्टिल कंडीशन की बात करते हैं उस केस में हमारी स्लिप क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। उस केस में हमारी स्लिप 1 हो जाती है। अतः उस केस में हमारी क्या हो जाएगी, रोटर की इंडक्टिव रिएक्टेंस स्टेटर के इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाती है दोस्तों। तो देखिए स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर का रिएक्टेंस स्टेटर के रिएक्टेंस के बराबर होता है। स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होता है, रोटर का रिएक्टेंस स्टेटर के रिएक्टेंस के बराबर होता है, क्योंकि स्लिप का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि स्लिप का वैल्यू 1 होता है। अब देख लीजिए दोस्तों, स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होता है। स्टैंड स्टिल कंडीशन उसे कहते हैं कि जब हमारी रोटर क्या हो, रुकी हुई हो। जब हमारी रोटर क्या हो, रुकी हुई हो, तो उस समय रोटर की स्पीड क्या होती है, 0 हो जाती है स्टैंड स्टिल कंडीशन में। उस केस में हमारी स्लिप की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब स्टैंड ही स्टिल कंडीशन में हमारी रोटर की फ्रीक्वेंसी स्टेटर के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। और स्टैंड स्टिल कंडीशन में EMF के केस में पढ़े हैं कि E2 E1 के बराबर होता है और X2 X1 के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह हमारा यह 2 टॉपिक खत्म हो गया। अब जो हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी कि इंडक्शन मोटर का तुल्य परिपथ, इक्विवेलेंट सर्किट। चलिए दोस्तों, तो बिना देर किए उसको स्टार्ट करते हैं।
देखिए दोस्तों, तो जो हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाते क्यों हैं? तो हम जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो हमें यह मिल जाता है कि उस सर्किट में कौन कौन सी कंपोनेंट है, उस सर्किट में कौन कौन सी कंपोनेंट है और उस सर्किट में क्या हो रहा है, यह हमें पता चल जाता है इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो देखिए, जो हम जानते हैं कि जो हम वायर यूज करते हैं किसमें, वाइंडिंग के लिए मोटर में, वो न प्योर रजिस्टिव होता है न प्योर इंडक्टिव होता है। वो कैसा होता है? आरएल नेचर का होता है। आरएल यानी कि रजिस्टिव भी होता है और इंडक्टिव भी होता है, रजिस्टिव भी होता है, इंडक्टिव भी होता है। और इंडक्टिव क्यों होता है? इंडक्टिव होने का एक और कारण है, क्योंकि हम कोई भी मोटर यूज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कॉइल बनाते हैं, और जो कॉइल होता है वो इंडक्टिव होता है। कॉइल क्या होता है? इंडक्टेंस बनाता है, इसलिए उसे हम इंडक्टिव नेचर कहते हैं। और रेजिस्टेंस की अपनी कुछ ना कुछ, किसी वायर की, मटेरियल की अपनी कुछ ना कुछ क्या होगी, रेजिस्टेंस होती है, इसलिए इसको आरएल नेचर कहते हैं। तो देखिए, ये हमारा स्टेटर का, ये किसका है? सर्किट डायग्राम स्टेटर का। तो देखिए, स्टेटर में होता क्या है कि स्टेटर को हम सप्लाई लगाते हैं V1 से, यानी स्टेटर को V1 क्या देते हैं? सप्लाई देते हैं। तो उस स्टेटर में एक करंट I1 फ्लो होती है। कौन सी करंट फ्लो होती है? I1 फ्लो होती है। और उस स्टेटर की क्या होती है दोस्तों? तो उस स्टेटर की में रेजिस्टेंस होता है। उस स्टेटर में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है और इंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है। तो स्टेटर के रेजिस्टेंस को R1 से और R1 से और इसके इंडक्टिव रिएक्टेंस को X1 से हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। और ये दोनों R1 और X1 को एक साथ हम Z1 कहते हैं। R1 और X1 को, यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को एक साथ Z कहते हैं, यानी इसको Z को क्या कहते हैं? इम्पिडेंस। Z को क्या कहते हैं? इम्पिडेंस कहते हैं। ये हमारी R1 है और X1 है। तो यहाँ से हमारी करंट फ्लो होती है। तो इसमें एक नो लोड ब्रांच होता है, एक नो लोड ब्रांच होता है, यानी कि मोटर पे कोई लोड नहीं है फिर भी उसमें एक करंट फ्लो होती है, जिसे हम कहते हैं I0, यानी नो लोड करंट होती है। तो नो लोड करंट दो काम होता है, एक IW और एक IMU, दो पार्ट से बना होता है, IW और एक IMU। यहाँ पे IW दोस्तों क्या होता है? IW होता है वाटफुल कंपोनेंट और IMU होता है वाटलेस कंपोनेंट। देखिए, चूंकि यह ट्रांसफार्मर में है, जो IW को वाटलेस कंपोनेंट बताए हैं, तो देखिए, तो ये IW क्या होता है? वाटफुल कंपोनेंट, और IMU क्या होता है? वाटलेस कंपोनेंट। तो इसमें IW क्या करता है? को लॉस कराता है। IW क्या कराता है? लॉस कराता है, जबकि IMU क्या कराता है? फ्लक्स के बनने में मदद करती है। तो ये जो हमारी नो लोड की ब्रांच है, इसको हम छोड़ देंगे, इस सर्किट डायग्राम में इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर जो क्या होता है कि हमारी जो हम कॉइल बनाए रहते हैं, इसलिए उसमें इंड्यूस्ड EMF E1 होता है, उसमें इंड्यूस्ड EMF E1 होता है। और हम अब रोटर की बात करते हैं। तो रोटर में जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो E2 होता है। इसमें एक करंट I2 फ्लो करती है रोटर में। और R2 और X2 होता है, यानी रोटर का रेजिस्टेंस और रोटर का इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको दोनों के मिलके Z2 बनता है। तो Z2 क्या होता है? इम्पीडेंस होता है रोटर का। और cos ∅1 है, ये स्टेटर की पावर फैक्टर है, जबकि cos ∅2 है वो रोटर की पावर फैक्टर है। cos ∅2 है वो रोटर की पावर फैक्टर है। तो दोस्तों, यहाँ तक पढ़ते हैं और इनके बारे में, यहाँ तक जो भी पढ़े हैं इनके बारे में एक एक करके लिख लेते हैं कि सब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एबव सर्किट डायग्राम से इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट को दिखाया गया है। जो ऊपर ये सर्किट डायग्राम है, इसमें किसको दिखाया गया है? इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट को दिखाया गया है। तो देखिए, स्टेटर सर्किट में क्या क्या है? तो स्टेटर सर्किट में ये जो V1 है, V1 आपको दिखाई दे रहा हो, ये V1 स्टेटर पर लगाया गया सप्लाई वोल्टेज है। V1 क्या है? स्टेटर पर लगाया गया सप्लाई वोल्टेज है। और इस V1 के लगाने की वजह से इसमें एक I1 करंट फ्लो हो रही है। तो I1 हमारी क्या है? स्टेटर में फ्लो होने वाली करंट है। I1 दोस्तों क्या है? स्टेटर में फ्लो होने वाली करंट है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R1। तो R1 हमारी क्या है? तो स्टेटर की पर फेज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। R1 क्या है? स्टेटर की पर फेज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। और स्टेटर के आगे हमारा X1 है, स्टेटर के आगे है हमारा X1। तो X1 क्या है? स्टेटर की पर फेज वाइंडिंग का इम्पीडेंस है।
सॉरी देखिए इम्पिडेंस गलती से लिख गया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस है, आप लोग सुधार लीजिएगा। ये क्या है? X1 क्या है? स्टेटर की पर फेज वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस है। और Z1 क्या है? स्टेटर के पर फेज वाइंडिंग का इम्पिडेंस है। और Z1 क्या है? स्टेटर के पर फेज वाइंडिंग का इम्पिडेंस है। और साथ ही साथ जो हमारा cos φ1 है वो cos φ1 स्टेटर का पावर फैक्टर है। और E2 जो है E1 जो है, E1 स्टेटर में इंड्यूस्ड हुआ EMF है। E1 क्या है? स्टेटर में इंड्यूस्ड हुआ EMF है। हम यह भी जानते हैं कि BEE से हम पढ़ के आए हुए हैं, हम यह जानते हैं कि जो पावर फैक्टर होता है cos φ वो R/Z होता है, यानी रेजिस्टेंस बाई इम्पिडेंस होता है। यह हम जानते हैं, यह हमें मालूम है, यह हम BEE से पढ़ के आए हैं। और इसका हम वहाँ पे पता है हमको कि कहाँ से यह आता है। तो चलिए दोस्तों, इसको बिना इस पे टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। जो cos φ है वो R/Z यानी कि रेजिस्टेंस बाई इम्पिडेंस होता है। तो आगे देखिए क्या होता है कि हम यहाँ पे लेंगे cos φ1 यानी रोटर का पावर फैक्टर। तो इसमें क्या होगा? रोटर का रेजिस्टेंस और रोटर का इम्पिडेंस यानी R1/Z1। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे cos φ1 यानी कि स्टेटर का क्या है? ये पावर फैक्टर है। रोटर का गलती से अगर मुंह से निकल गया हो तो स्टेटर समझिए उसको। ये क्या है? स्टेटर का पावर फैक्टर है। और स्टेटर का पावर फैक्टर cos φ1 स्टेटर के रेजिस्टेंस और स्टेटर के इम्पिडेंस R1/Z1। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि जो Z होता है इम्पिडेंस वो R² + X² होता है। Z जो होता है इम्पिडेंस वो क्या होता है? अंडर रूट रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार हम Z1 यानी कि स्टेटर का इंडक्टिव रिएक्टेंस इजकल टू अंडर रूट स्टेटर के रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस स्टेटर के इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वायर, स्टेटर के इंडक्टिव रिएक्टेंस के स्क्वायर के बराबर हो जाती है। और इस Z1 का वैल्यू इस cos φ1 के R/Z1 के यहाँ पे Z1 के प्लेस पे रखेंगे तो cos φ1 इजकल टू R1/√R1 का स्क्वायर प्लस X1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारी। और हम यह भी जानते हैं कि जो हमारी करंट होती है I वो क्या होती है? तो V इजकल टू देखिए V इजकल टू IR के थ्रू हम यहाँ से करंट I इजकल टू V/R निकाल लेते हैं ओम्स लॉ के थ्रू। V इजकल टू I/R, तो I इजकल टू V/R, तो V के जगह पे E लिख देते हैं। V के जगह पे E लिख देते हैं क्यों? क्योंकि जो पैरेलल में हमारी होती है, पैरेलल में वो हमारी वोल्टेज क्या होती है? पैरेलल में वोल्टेज एक समान होती है। पैरेलल में वोल्टेज हर जगह समान होती है। तो देखिए दिखाते हैं आपको सर्किट डायग्राम में। देखिए दोस्तों, यहाँ V1 लगाया गया है तो रोटर के लिए क्या होता है? V1 लगाया गया है तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज सेम टू सेम यहाँ पे होगा और वही वोल्टेज सेम टू सेम यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज V1 है और या इस वाले पे वोल्टेज E1 है। तो V1 और E1 हमारी बराबर होगी। तो इसलिए हम V के जगह पे क्या कर दिए हैं? E लिख दिए हैं। V के जगह पे E लिख दिए हैं E/R। लेकिन इसी प्रकार हम यह जानते हैं कि यह तो स्टैंडर्ड फार्मूला है, लेकिन स्टेटर के लिए I1 इजकल टू E1/R के जगह पे Z1, R के जगह पे Z1, क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस Z1 क्या है? इम्पिडेंस है, जो कि R का स्क्वायर भी है और X का भी स्क्वायर है अंडर रूट में। तो यहाँ पे Z1 के जगह पे ये वाली Z1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो I1 इजकल टू E1/R1 का स्क्वायर प्लस X1 का स्क्वायर। इस तरह हमारी करंट मिल जाती है किसकी? स्टेटर की। तो देखिए अब रोटर सर्किट के लिए, अब रोटर सर्किट के लिए क्या करते हैं? तो R2 क्या है? रोटर सर्किट में पर फेज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। R2 क्या है? रोटर में पर फेज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। X2 क्या है? रोटर का पर फेज वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस है। X2 क्या है? रोटर का पर फेज वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस है। और Z2 क्या है? रोटर का पर फेज वाइंडिंग का इम्पिडेंस है। Z2 रोटर के पर फेज वाइंडिंग का इम्पिडेंस है। और I2 क्या है? रोटर में फ्लो होने वाली करंट है। I2 है क्या? तो रोटर में फ्लो होने वाली करंट है दोस्तों। और E2 क्या है? तो E2 रोटर सर्किट में इंड्यूस्ड EMF है। E2 क्या है? रोटर सर्किट में जो EMF इंड्यूस्ड होता है उसकी वैल्यू है। और cos φ2 क्या है? तो रोटर सर्किट का पावर फैक्टर है। cos φ2 क्या है? रोटर सर्किट का पावर फैक्टर है। तो देखिए cos φ2 इजकल टू R2/Z2, क्योंकि हम जानते हैं cos φ इजकल टू रेजिस्टेंस बाई इम्पिडेंस होता है, लेकिन cos φ2 हम निकाल किसके लिए हैं? रोटर के लिए। तो cos φ2 रोटर का पावर फैक्टर बराबर रोटर का रेजिस्टेंस बाई रोटर का इम्पिडेंस।
इस प्रकार हम इम्पिडेंस के जगह पे जेड इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन हम रोटर का इम्पिडेंस निकालेंगे R2 इजकल टू अंडर रूट रोटर का रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रोटर के इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वायर। जैसे कास फाई टू इजकल टू R2 बाई अंडर ब्रैकेट R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। देखिए इसका पावर फैक्टर निकल गया। अब सेम इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे करंट निकला था उसी तरीके से हम रोटर में भी करंट का वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, तो I2 इजकल टू E2 बाई Z2 हम जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि V इजकल टू IR होता है, यहाँ से I इजकल टू V बाई R होता है। लेकिन हम जानते हैं पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज बराबर होती है, इसलिए V और E बराबर होता है। तो I के जगह पे हम लोग लिखते हैं V इजकल टू E बाई R, लेकिन यह किसके लिए है, रोटर के लिए है, तो यहाँ पे I2, तो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 और रोटर का इम्पिडेंस Z2 हो जाता है। तो I2 इजकल टू E2 बाई Z2, तो यहाँ पे E2 की वैल्यू लिख देते हैं और Z2 के जगह पे इम्पिडेंस का वैल्यू लिख देते हैं R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, तो अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, टॉर्क इक्वेशन फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर। टॉर्क इक्वेशन फॉर 3 फेज इंडक्शन। देखिए दोस्तों, तो जो हमारा अगला टॉपिक है टॉर्क इक्वेशन फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो देखिए हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क इक्वेशन क्या होता है, इस टॉपिक में हम यह निकाल के आपके सामने रख देंगे क्लियरली, क्योंकि आई होप एंड आई थिंक, जैसा मुझे आशा है और जैसा मैं सोचता हूँ कि मेरे टीचर ने मेरे को जैसा पढ़ाया था तो मेरे को क्लियरली समझ में आ गया था, और हो सकता है कि थोड़ी सी कमी हो जाए मेरे टीचर के कंपैरिजन में, लेकिन मैं भी प्रयास करता हूँ कि आपको यह समझ में आ जाए। तो देखिए ये क्या है, हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर है। तो देखिए ये हमारी क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का ये जो है स्टेटर है, क्या है, स्टेटर है, और इस स्टेटर में 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की गई है। इस स्टेटर में क्या की गई है, 3 फेज की डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की गई है। और हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहीं पे इसलिए करते हैं ताकि वहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हो सके, ताकि वहाँ पे क्या हो सके, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन सके। तो जैसे ही हम इस 3 फेज इंडक्शन मोटर के 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग युक्त स्टेटर में 3 फेज AC सप्लाई RYB कनेक्ट करते हैं, तब इसके स्टेटर में क्या होता है कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। तो देखिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। तो जब बात आ गया घूमता का, तो घूमना का मतलब है कि उसकी कुछ न कुछ स्पीड होगी, तो वह NS स्पीड से घूमता है। किस स्पीड से घूमता है, NS स्पीड से। और हम यह भी जानते हैं कि यदि कोई कंडक्टर स्थिर है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगी कि फ्लक्स चेंज के कारण एक EMF का निर्माण होगा। तो इस स्टेटर में क्या होगा कि फ्लक्स चेंज के कारण हमारी क्या होगी, एक EMF का निर्माण हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि इस हमारे स्टेटर में करंट फ्लो हो जाएगी। अब आगे देखिए क्या हो गया, क्या होता है, तो इसमें EMF हमारी बन गई। अब इस EMF का इफेक्ट यानी प्रभाव जब रोटर के सर्किट पर पड़ता है, जब रोटर के सर्किट पर पड़ता है, तो रोटर में भी फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि फ्लक्स चेंज के कारण क्या होता है, एक EMF का निर्माण हो जाता है। लेकिन यह चूँकि स्टेटर स्थिर है, चूँकि ये स्टेटर क्या है, स्थिर है, और यह रोटर क्या है, यह घूम सकता है, यह रोटर घूम सकता है, तो यह जिससे EMF जिस चीज़ से बना हुआ है कि उसका यह विरोध करेगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो यह घूमना चाहेगा, तो घूमेगा, तो हम जानते हैं कि टॉर्क इस पे लगेगा। तो क्या लगेगा, रोटर पे एक फोर्स लगेगा। तो रोटर क्या करेगा कि रोटर पर फोर्स लगने के कारण रोटर पर क्या होगा कि एक टार्क काम करेगी, एक टार्क काम करेगी, जो कि रोटर जो होती है वो NR स्पीड से घूमती है। एंगुलर वेलोसिटी NR, रोटर की स्पीड NR होती है, जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमती है। तो क्या होगी कि इस पे एक फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगने के कारण क्या होगा कि इस पे एक टार्क काम करेगा, और उसी टार्क का जो इसको घुमाने के लिए इस पे लग रहा है, उसी
टार्क का हमें इक्वेशन मालूम करना है, उसी टार्क का हमें इक्वेशन मालूम करना है। तो चलिए दोस्तों, पहले जो आपको यह कहानी बताए हैं, जो कहानी कि हमें किस टार्क का मान ज्ञात करना है शुरू से लेकर अंत तक, वो हम रिटन फॉर्म में लिखे होंगे आगे। तो देखिए उसके रिटन फॉर्म को। तो देखिए धीरे धीरे हम स्टडी करते हैं कि पढ़ते हैं कि जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग युक्त स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं या देते हैं, तो स्टेटर में ns स्पीड से घूमते हुए एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। तो स्टेटर में ns स्पीड से घूमते हुए क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, जिसके रिजल्टिंग यानी जिसके फलस्वरूप फ्लक्स चेंज के कारण स्टेटर में एक ईएमएफ का निर्माण होता है। फ्लक्स चेंज के कारण स्टेटर में एक ईएमएफ का निर्माण होता है और इस ईएमएफ का प्रभाव जो रोटर पर पड़ता है, इस ईएमएफ का प्रभाव जब रोटर पर पड़ता है तो रोटर में भी एक ईएमएफ का निर्माण होता है। तो रोटर में भी दोस्तों एक ईएमएफ का निर्माण होता है, जिससे रोटर पर फोर्स लगने के कारण रोटर पर टार्क वर्क करने लगता है। जिससे क्या होता है कि रोटर पर फोर्स लगने के कारण रोटर पर एक टार्क काम करने लगता है और इसी टॉर्क का वैल्यू फाइंड करना है और इसी टॉर्क का हमें क्या फाइंड करना है, मान फाइंड करना है। तब हम क्या मानते हैं कि रोटर पे क्या होता है, ये सारी हम एक बार पुनः देखेंगे कि R2 क्या होता है, X2 क्या होता है, Z2 क्या होता है। तो चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, तब माना कि R2 क्या है, रोटर का पर फेज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। रोटर का क्या है, R2 पर फेज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। X2 रोटर का पर फेज वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस है। X2 रोटर के पर फेज वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस है। Z2 रोटर का पर फेज वाइंडिंग का इम्पीडेंस है। Z2 क्या है दोस्तों, तो रोटर का पर फेज वाइंडिंग का इम्पीडेंस है, रोटर के पर फेज वाइंडिंग का इम्पीडेंस है। और I2 क्या है, तो रोटर सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है। I2 रोटर सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है। cos φ2 रोटर सर्किट का पावर फैक्टर है। cos φ2 क्या है, रोटर सर्किट का पावर फैक्टर है। और E2 नॉट, E2 यानी कि ईएमएफ रोटर की, और नॉट यानी ईएमएफ एट स्टैंड स्टिल, यानी कि रोटर का ईएमएफ जब रोटर घूम नहीं रहा हो तब उसको E2 नॉट यानी ईएमएफ एट स्टैंड स्टिल, और E2S यानी ईएमएफ एट रनिंग कंडीशन। रनिंग कंडीशन का ईएमएफ E2S से और स्टैंड स्टिल कंडीशन का ईएमएफ रोटर का E2 नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह बात दो जो है कि E2 नॉट और E2S ये कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए आप याद कीजिए, क्योंकि इसका फॉर्मूले में यूज है। तो देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पे रोटर का ईएमएफ इजकल टू स्टेटर स्लिप इनटू स्टेटर के ईएमएफ की बराबर होती है। वहाँ पे हम इसको E2 बराबर S इंटू E1 ऐसे लिखे थे। तो यहीं पे हमारा क्या है कि रोटर का ईएमएफ इजकल टू स्लिप इनटू स्टेटर स्टैंड स्टिल कंडीशन का ईएमएफ, यानी रनिंग कंडीशन का ईएमएफ बराबर स्लिप इनटू स्टैंड स्टिल कंडीशन के ईएमएफ के बराबर होती है। तो हम जानते हैं कि 3 फेज पावर हम जानते हैं पावर इजकल टू VI cos φ होता है। पावर इजकल टू VI cos φ होता है, लेकिन 3 फेज की पावर है तो इसे 3 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जनरली आप समझ जाइए कि P 3 फेज यानी 3 फेज की पावर इजकल टू 3VI cos φ, 3VI cos φ। और पीछे हम आपको बताए थे कि V के जगह पे हम E भी रख सकते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है कि समान होती है, पैरेलल में वोल्टेज समान होती है। तो P3 फेज इजकल टू 3EI cos φ, V के जगह पे हम केवल E लिख दिए हैं। तो 3 फेज की पावर इजकल टू 3EI cos φ। अब आगे देखिए एट रनिंग कंडीशन। तो रनिंग कंडीशन में क्या होती है पावर, तो P3 φ इजकल टू 3E2S यानी रनिंग कंडीशन का ईएमएफ I2S यानी रनिंग कंडीशन की करंट
cos फाई टू एस यानी रनिंग कंडीशन की पावर फैक्टर। जब हम रनिंग कंडीशन की पावर निकाल रहे हैं तब हम सारे की सारी वैल्यू रनिंग कंडीशन की निकालेंगे, क्योंकि पावर 3 के जगह पे 3 ई जो होता है ईएमएफ, ये रनिंग कंडीशन में रनिंग कंडीशन का ईएमएफ होगा। ये रनिंग कंडीशन में करंट जो होगी वो रनिंग कंडीशन की होगी। ये पावर फैक्टर जो रनिंग कंडीशन में होगी वो रनिंग कंडीशन की होगी। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि I2S यानी रनिंग कंडीशन की करंट I2S इजकल टू E2S बाई Z2S यानी रनिंग कंडीशन की ईएमएफ बटा रनिंग कंडीशन की इम्पिडेंस। रनिंग कंडीशन की ईएमएफ बराबर रनिंग कंडीशन की इम्पिडेंस। यह हम ऊपर दिखाए थे आपको I इजकल टू V बाई आर, देयरफॉर I इजकल टू E बाई आर, सॉरी I इजकल टू E बाई जेड, और यहाँ पे रनिंग कंडीशन की है तो E2S बराबर I2S बराबर E2S बाई Z2S। यहाँ पे Z2S की वैल्यू रखेंगे तो E2S और अंडर ब्रैकेट R2, देखिए केवल यहाँ पे R2 लिखे हैं, यहाँ पे X2S लिखे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये R2 क्यों लिखे हैं, तो हम यह जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता है। रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के मान पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो R2S प्लस X2S का स्क्वायर, और यहाँ पे हम निकालेंगे पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर इजकल टू हम जानते हैं रेजिस्टेंस बाई इम्पिडेंस होता है, लेकिन हमें निकालना है चूँकि पावर फैक्टर रनिंग कंडीशन की, तो cos फाई टू एस यानी रनिंग कंडीशन की पावर फैक्टर बराबर R2 बाई रनिंग कंडीशन की इम्पिडेंस। तो R2 बाई अंडर ब्रैकेट R2 का स्क्वायर प्लस X2S का स्क्वायर यानी रनिंग कंडीशन के इम्पिडेंस का स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन में हम I2S के जगह पे इसका वैल्यू जो यहाँ पे निकाले हैं वो रख देंगे। E2S जो है जो यहाँ पे निकाले हैं, सॉरी E2S की वैल्यू नहीं निकाले हैं, cos फाई टू एस जो होता है उसका जो वैल्यू निकाले हैं उसको इस इक्वेशन में रख देंगे और क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे या जो होगा करके देखते हैं। तो देखिए 3E2S यानी रनिंग कंडीशन की ईएमएफ का वैल्यू हम नहीं निकाले हैं तो छोड़ दे रहे हैं। I2S का वैल्यू हम यहाँ से क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और यहाँ पे cos फाई टू एस की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाता है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये सेम क्वांटिटी है, तो सेम क्वांटिटी ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा। इसका अंडर रूट क्या होगा दोस्तों, हट जाएगा। तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए तो हमारा आ जाएगा P3 फाई यानी 3 फेज की पावर बराबर 3E2S का स्क्वायर R2 बाई R2 का स्क्वायर प्लस X2S का स्क्वायर। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि पिछले वीडियो से यानी वीडियो नंबर 3 से या सेकंड में यह मिल जाएगा आपको, क्लियरली वहाँ से देख लीजिए, तब सारे ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे कि PRC यानी रोटर कॉपर लॉस का पावर रोटर कॉपर लॉस का पावर क्या होता है, स्लिप इनटू एयर गैप के पावर के बराबर होता है। और यहाँ से जो एयर गैप की पावर होती है वो PRC बाई एस, यानी एस को इधर किए हैं तो रोटर कॉपर लॉस बाई स्लिप। तो हम यह जानते हैं कि PAG यानी एयर गैप की पावर हमारी होती है 2 पाई NS टाउ बाई 60, और रोटर कॉपर लॉस की पावर है जो ये हम यहाँ से पावर निकाले हैं, ये किसकी पावर है, रोटर कॉपर लॉस की पावर है। यहाँ से हम इसके जगह पे PRC के जगह पे इसको रख देंगे और बाई एस। तो हमारी एस क्या होगी, जब ये एस ऊपर जाएगी तो आप आई थिंक कि आप थोड़ा आपको मैथमेटिक्स आता होगा, तो इसको हम जैसे कि बाई 1 होता है ऐसे उलाट के ऊपर ले जाते हैं तो इसमें नीचे एस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से 2 पाई NS टाउ बाई 60 बराबर 3E2S का स्क्वायर R2 बाई एस, R2 का स्क्वायर प्लस XS2S का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे R2 और X2S ये सारे बात आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो रोकिए, पहले सारे को लिखिए X2S क्या है, इसको 2 या 1 मिनट स्टडी कीजिए और फिर आराम से वीडियो को धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे, और आपको क्या हो जाएंगी, सारी की सारी डेरिवेशन हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे हम टॉर्क के वैल्यू को निकालना है, तो यहाँ पे हमारा टॉर्क मिल गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि टॉर्क के वैल्यू को केवल रोक करके इधर रख के और सारे वैल्यू को इधर भेज देंगे। तो जो वैल्यू डिवाइड में होगा वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा टॉर्क इजकल टू 3 × 60, ये क्या है, रनिंग कंडीशन की ईएमएफ का स्क्वायर प्लस रोटर का रेजिस्टेंस बाई 2 पाई NS एस स्लिप
अंडर ब्रैकेट R2 का स्क्वायर प्लस रनिंग कंडीशन क्या होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 180, तो 180/2π/NS इंटू E2S का स्क्वायर R2/S इंटू R2 का स्क्वायर प्लस X2S। देखिए यहाँ पे हमारा 180 क्या है, कांस्टेंट है, 2π क्या है, कांस्टेंट है, NS क्या है, कांस्टेंट है। तो इस सारे कांस्टेंट के जगह पे एक वैल्यू k रख देंगे, k। तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना होता है 180/2π/NS, 180/2π/NS। तो यहाँ पे देखिए इन सारे के जगह पे k केवल रख देंगे, तो ये हो जाएगा टॉर्क इजकल टू k E2S यानी रनिंग कंडीशन की EMF, रनिंग कंडीशन में इंड्यूस्ड EMF, सॉरी रोटर में इंड्यूस्ड EMF रनिंग कंडीशन में, R2 स्लिप R2S। और यहाँ से हम क्या किए हैं कि स्लिप को दोनों में, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करके खोल दिए हैं। तो ये हमारा टॉर्क आ गया है रनिंग कंडीशन की। टॉर्क किसकी आ गई है, रनिंग कंडीशन की। तो देखिए दोस्तों, तो ये हमारी जो रनिंग कंडीशन की टॉर्क है वह टॉर्क टाउ इजकल टू k E2S का स्क्वायर R2 बाई स्लिप R2 का स्क्वायर प्लस S X2S का स्क्वायर, S X2S का स्क्वायर। चलिए दोस्तों, अब आगे देखेंगे कि स्टैंड स्टील की कंडीशन क्या होती है। स्टैंड स्टील की कंडीशन में जो टॉर्क आती है वो क्या आती है। तो देखिए दोस्तों, देखिए वी नो दैट, चूँकि हम जानते हैं कि E2S यानी रनिंग कंडीशन में इंड्यूस्ड EMF बराबर स्लिप इनटू स्टेटर में इंड्यूस्ड EMF के बराबर होता है, या स्टैंड स्टील कंडीशन में इंड्यूस्ड EMF के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा X2S इजकल टू S इंटू X2 नॉट। जब हम आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए थे वीडियो के स्टार्टिंग में EMF से रिलेटेड और इंडक्टिव रिएक्टेंस से रिलेटेड, तो वहाँ पे आया था हमारा E2 इजकल टू, सॉरी E2 माइनस नहीं है, E2 इजकल टू SE1, और यहाँ पे आया था X2 इजकल टू SX1। यहाँ पे क्या था, E2 रोटर में इंड्यूस्ड EMF था और E2 रोटर में इंड्यूस्ड EMF और E1 स्टेटर में इंड्यूस्ड EMF, जबकि X2 रोटर में इंड्यूस्ड EMF और X1 स्टेटर में इंड्यूस्ड EMF, और दोनों जगह स्लिप की वैल्यू सेम थी। तो यहाँ भी सेम वही है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या है, E2S जो है हमारी वो रोटर की इंड्यूस्ड EMF है, E2 नॉट जो है हमारी वो स्टेटर की इंड्यूस्ड EMF है। तो स्लिप से मल्टीप्लाई किए हैं, केवल नामकरण इसका थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है, यानी कि हम एज्यूम कर लिए हैं स्टार्टिंग में ही कि ये क्या हो गया है कि X2S रनिंग कंडीशन में इंड्यूस्ड EMF है, E2 नॉट स्टैंड स्टील कंडीशन में इंड्यूस्ड EMF है। तो यहाँ से हमें यह मिल गया है। अब देखिए, चूँकि हमें निकालना है रनिंग कंडीशन में और स्टैंड स्टील कंडीशन में टार्क, तो देखिए चूँकि जो पीछे हमें टार्क का फॉर्मूला मिला है उसमें E2S के जगह पे S इंटू E2 नॉट और X2S के जगह पे S इंटू X2 नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए हमारी क्या हो जाएगी, E2S यहाँ पे क्या था, K पीछे वाली फॉर्मूला में क्या था कि K E2 नॉट का स्क्वायर R2 बाई S R2 का स्क्वायर प्लस S इंटू X2S का स्क्वायर। तो देखिए X2S का स्क्वायर था, तो उसके जगह पे S इंटू X2 नॉट, तो ये हमारा S क्यूब, यहाँ आप वैल्यू को रखिए वहाँ पे, इन सारे वैल्यू को उसके प्लेस पे रखिए, तो हमारा आ जाएगा टॉर्क इजकल टू K S का स्क्वायर E2 नॉट का स्क्वायर R2 बाई S R2 का स्क्वायर प्लस S क्यूब X2 नॉट का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए स्लिप यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। जो स्लिप को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे ऊपर और नीचे, और एक एक स्लिप कटा देंगे तो नीचे ऊपर बच जाएगा टॉर्क इजकल टू S K S E2 नॉट का स्क्वायर R2 बाई R2 का स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 नॉट। ये हमारी कब हो जाएगी, रनिंग कंडीशन की टॉर्क हो जाएगी। ये हमारी रनिंग कंडीशन की टॉर्क हो जाएगी। और टॉर्क है स्टैंड स्टिल कंडीशन, तो देखिए जो हमारी स्टैंड स्टिल कंडीशन की टॉर्क होगी वो हो जाएगी हमारी, हम जानते हैं कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में हमारी स्लिप की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जहाँ जहाँ रनिंग कंडीशन में स्लिप है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। तो K E2 नॉट का स्क्वायर R2 बाई R2 का स्क्वायर प्लस X2 नॉट का स्क्वायर। तो ये हमारी जो टॉर्क इक्वेशन है वो स्टैंड स्टिल कंडीशन की है। अब देखिए दोस्तों, जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क इन 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि किस केस में कब इंडक्शन मोटर में टार्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी
क्या किया जाएगा कि इंडक्शन मोटर में टार्क की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए तो हम यहाँ पे रनिंग कंडीशन की टॉर्क जो होती है, टॉर्क इक्वेशन, उसका फॉर्मूला उठा के लाए हैं। टॉर्क इजकल टू के स्लिप E2 नॉट का स्क्वायर यानी स्टैंड स्टिल कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ का स्क्वायर, R2 यानी रोटर के रेजिस्टेंस का स्क्वायर, रोटर के रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस स्लिप के स्क्वायर, X2 यानी कि रोटर के इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे एस के अब क्या करते हैं, ये हमारी फॉर्मूला है। देखिए चूंकि हमें वह कंडीशन चाहिए जिस कंडीशन पे क्या हो कि टार्क हमारी क्या हो, मैक्सिमम हो। तो वो कंडीशन कब मिलेगी, तो हम कुछ ऐसा बनाते हैं इसमें, ये इसके अंश, ये क्या है अंश है और ये क्या है हर है। तो अंश और हर दोनों में क्या करते हैं, हम स्लिप से भाग दे देते हैं। दोनों में क्या करते हैं, स्लिप से भाग दे देते हैं। तो देखिए एस से स्लिप से अंश तथा हर में डिवाइड करने पर, स्लिप से अंश तथा हर में डिवाइड करने पे, तो एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और अंश में और हर में स्लिप से डिवाइड कीजिए। तो देखिए क्या आता है। यह दोस्तों आपको ऐसे ही बताया जा सकता है कॉपी और पेन के थ्रू। जब कोई बोर्ड पे आता है और स्टेप वाइज करके आपको दिखाता है, बाय चॉक, बाय स्केच एंड बाय एनी मीन, तब आपको क्लियरली दिखता है कि कैसे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इफर्ट मेरा होगा और थोड़ा सा इफर्ट जो होगा वो आपका होगा। तो आप करिए अंश में और हर में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्लिप से डिवाइड कीजिए। तो देखिए हमारी क्या आती है, अब क्या आता है हम वो डायरेक्ट आगे लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, तो आएगा टॉर्क इजकल टू के E2 नॉट का स्क्वायर R2 बाई R2 का स्क्वायर S प्लस S X2 नॉट का स्क्वायर। तो देखिए अभी तक तो हम यह किए कि टॉर्क इक्वेशन में स्लिप से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में भाग दिए हैं। तो जो मिला है इसके हर में, अब उसको हम एक और स्टेप जाएंगे कि उसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो पूर्ण वर्ग जब हम लोगों को हमारे टीचर्स भी, माननीय ऋषभ दुबे जी जो कि बहुत ही अच्छे टीचर हैं, यदि आप लोग बलिया से होते तो आपको उनसे पढ़ने की सौभाग्य प्राप्त होती। तो वो जब इसको बोले थे कि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो हम लोग भी कुछ टाइम ले लिए थे पूर्ण वर्ग बनाने में। फाइनली पूर्ण वर्ग तो बन गया है, लेकिन चूंकि हम आपको टाइम दे और आप इस वीडियो में इसका पूर्ण वर्ग यानी होल स्क्वायर बनाएं, तो क्या होगा कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम इसका पूर्ण वर्ग बना दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, टॉर्क इजकल टू के E2 नॉट का स्क्वायर R बाई R2 बाई अंडर रूट एस माइनस अंडर रूट एस X2 नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2R2 X2 नॉट। अगर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ओपन करते हैं और इसको जोड़ते हैं, तो फिर हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आपको विश्वास ना हो तो एक बार करके चेक कर लीजिए। और फिर क्या करते हैं कि हर के इस मान को R2 बाई अंडर रूट एस माइनस अंडर रूट एस X2 नॉट का होल स्क्वायर को हम 0 से इक्वल करते हैं, 0 के इक्वल दिखाते हैं। तो देखिए 0 के इक्वल दिखाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लेंगे इस साइड भी, अंडर रूट लेंगे इस साइड भी, तो हमारी 2 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और R2 बाई अंडर रूट एस माइनस अंडर रूट एस X2 नॉट, और यहाँ माइनस में अंडर रूट एस X2 नॉट है, इक्वल को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो R2 बाई अंडर रूट एस इजकल टू अंडर रूट एस X2 नॉट। तो यहाँ से हम अंडर रूट एस को इधर भेजेंगे तो इधर डिवाइड में है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अंडर रूट एस और अंडर रूट एस मिलके एस X2 नॉट हो जाएगा। तो एस X2 नॉट हो जाएगा, यानी कि रोटर के रेजिस्टेंस स्टेटर के इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए, या रोटर के रेजिस्टेंस स्टैंड स्टिल कंडीशन में इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगी, हमारी टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि X2S इजकल टू एस X2 नॉट, यानी कि R2 बराबर X2S, यानी रनिंग कंडीशन में
रोटर की रेजिस्टेंस रोटर के इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए तो हमारी टॉर्क क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। हमारी टॉर्क क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अतः 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टॉर्क तब प्राप्त होगा जब रोटर रेजिस्टेंस का वैल्यू रोटर रिएक्टेंस के बराबर हो जाए। हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टॉर्क कब प्राप्त होगा, जब रोटर रेजिस्टेंस का वैल्यू रोटर इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है तब। तो चलिए दोस्तों, तो आगे जो हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, यानी मैक्सिमम टॉर्क का मान कितना होता है। मैक्सिमम टॉर्क का मान कितना होता है, तो चलिए बिना देर किए उसको भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, चूंकि यह वीडियो जो है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप इसको 1 दिन या 2 दिन में एकदम धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, तो टॉपिक है वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क का मान। तो चूंकि टॉर्क जो हम यहाँ से फॉर्मूला लाए हैं वो रनिंग कंडीशन वाला ही फॉर्मूला है, KS E2 का स्क्वायर R2/R2 का स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 का स्क्वायर। यहाँ पे K क्या है, S क्या है, E2 क्या है, R2 क्या है, RS क्या है, X2 क्या है, ये सारी वैल्यू आपको मालूम है क्योंकि हम शुरू से अंत तक यह आपको बता चुके हैं। तो अब यहाँ हम इसको ज़्यादा नहीं बताएंगे। इसे देखिए क्या होता है कि यहाँ से हमें यह पता होता है कि टॉर्क जो है वो स्लिप के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। यहाँ से हमें यह मिलता है कि टॉर्क जो होता है वो स्लिप के समानुपाती होता है। तो देखिए, टॉर्क जब स्लिप के समानुपाती है, अगर टॉर्क को हमें मैक्सिमम बनाना है तो कब टॉर्क मैक्सिमम बनेगा, जब हमारी स्लिप मैक्सिमम होगी। तो हम जब स्लिप को मैक्सिमम कर देंगे तो हमारी टॉर्क क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि जहाँ जहाँ अब स्लिप की बात आएगी मैक्सिमम टॉर्क बनाने के लिए, वहाँ वहाँ हम स्लिप के मैक्सिमम वैल्यू को रखेंगे तो हमारी टॉर्क क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो देखिए, स्लिप को हम मैक्सिमम कर देते हैं तो हमारी टॉर्क भी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। स्लिप जैसे मैक्सिमम होती है, हमारी टॉर्क भी वैसे ही मैक्सिमम होती है। और पीछे हम वैल्यू ऑफ रोटर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बताए थे, R2 क्या होता है, R2 बराबर SX2 लेकिन चूंकि हमें क्या बनाना है, मैक्सिमम टॉर्क, हमें हर जगह स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम रखनी होगी, इसलिए यहाँ पे SM रख दिया, यानी कि स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम। या जस्ट आपके इसके पीछे वाले टॉपिक में ये फॉर्मूला हमसे निकल के आया था। तो देखिए यहाँ पे अब टॉर्क किस में बदल गई, मैक्सिमम टॉर्क में। तो मैक्सिमम टॉर्क के जगह पे हम स्लिप के जगह पे स्लिप मैक्सिमम और R2 के जगह पे स्लिप मैक्सिमम X2 के वैल्यू को रख देंगे। ये KS के जगह पे SM, कि यहाँ पे K है तो यहाँ भी K है, यहाँ पे स्लिप है तो यहाँ पे स्लिप मैक्सिमम, यहाँ पे E2 का स्क्वायर तो यहाँ पे भी E2 का स्क्वायर, यहाँ पे R2 है तो R2 के जगह पे SM X2 तो SM X2, और यहाँ पे R2 है, R2 का स्क्वायर है तो SM X2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा SM का स्क्वायर X2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे S स्क्वायर है तो SM का स्क्वायर, X2 का स्क्वायर तो X2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ से हम करते क्या हैं कि इसको और इसको ऐड कर देते हैं। देखिए ये हमारा ऐड हो रहा है और ये भी हमारा क्या हो रहा है, S इंटू SM, SM इंटू SM मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से K SM का स्क्वायर E2 का स्क्वायर X2 बाई ये है सेम और ये भी सेम है तो एक और एक जुड़ के 2 हो जाएगा तो 2 SM का स्क्वायर X2 का स्क्वायर। तो यहाँ से SM के स्क्वायर से SM का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से X2 से एक X2 खत्म हो जाएगा। तो जो हमारी मैक्सिमम टॉर्क आएगी वो आएगी टॉर्क मैक्सिमम बराबर K E2 का स्क्वायर बाई 2 X2 अतः दोस्तों हमें यहाँ से यह क्लियर है कि ऊपर के इस फार्मूले से हमें यह मिलेगा कि यह फार्मूले से हमें क्लियर है या स्पष्ट है कि मैक्सिमम टॉर्क का मान कभी भी रोटर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे कहीं R2 है, कहीं भी इस फार्मूले में R2 नहीं है। अतः इससे हमें यह क्या क्लियर होता है कि मैक्सिमम टॉर्क का मान कभी भी रोटर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। और इस फार्मूले से हमें क्या मिल रहा है कि जो मैक्सिमम टॉर्क है वो E2 के स्क्वायर के समानुपाती है, यानी E2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इससे हमें यह मिलता है
कि रोटर के इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान बढ़ा दिया जाए तो इस रोटर में रिएक्टेंस देखिए यहाँ से क्या मिलता है हमें कि फॉर्मूले से यह हमें मिलता है कि टॉर्क मैक्सिमम E2 नॉट के स्क्वायर के समानुपाती होता है। अब टॉर्क मैक्सिमम X2 नॉट के विक्रमानुपाती होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अतः मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त करने के लिए रोटर के इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान बढ़ा दिया जाए। रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो या तो रोटर के रिएक्टेंस का मान घटा दिया जाए। रोटर के रिएक्टेंस का मान घटाएंगे तो मैक्सिमम टॉर्क बढ़ जाएगी, और रोटर के इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान बढ़ाएंगे तो टॉर्क भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दोस्तों चलिए लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम टॉर्क स्लिप कर्व। जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे उस क्या पढ़ेंगे, टॉर्क स्लिप कर्व। तो चलिए बिना देर किए उस टॉपिक को भी क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमारी टॉपिक है टॉर्क स्लिप कर्व। तो देखिए हम टॉर्क का फॉर्मूला रनिंग कंडीशन वाला सेम वही है, यह हमारा टॉर्क का फॉर्मूला है। अब देखते हैं इसमें टॉर्क स्लिप कर्व में दो रीजन होती है, एक लो स्लिप रीजन और एक हाई स्लिप रीजन। तो लो स्लिप रीजन के केस में देखते हैं क्या होती है। लो स्लिप रीजन में स्लिप का वैल्यू बहुत कम होता है पॉइंट में, और X2 नॉट है। तो किसी भी चीज़ का पॉइंट में अगर मल्टीप्लाई करते हैं बहुत कम, तो बहुत ही कम हो जाती है। तो जो S इंटू X2 नॉट होती है वो R के कंपेरिजन में हमारी क्या होती है, बहुत 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 कम हो जाती है। तो इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं लो स्लिप रीजन में। तो इस टार के इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा ये वैल्यू है उसको क्या करते हैं कि एक तो कम है, अब उसका स्क्वायर कर देंगे, पॉइंट में है तो क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो इस वाले वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा KS E2 नॉट का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। यहाँ से हमें यह मिलता है लो स्लिप रीजन से कि टार्क जो होती है हमारी स्लिप के प्रोपोर्शनल होती है। उस केस में जो हमारी स्लिप और टॉर्क के बीच का जो ग्राफ होगा, तो देखिए हम बहुत पहले आपको बता चुके हैं कि ये ग्राफ खींचते टाइम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कैसे हम लोग चयन करते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या होगा और वाई एक्सिस पे क्या होगा। तो जिसमें हम बदलाव करते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा। तो हम स्लिप में चेंज कर रहे हैं तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस पे, और इस स्लिप के चेंज होने से जिस पे प्रभाव पड़ रहा है टॉर्क पे, वो किस पे होगा, वाई एक्सिस पे। तो हम जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, अतः स्लिप और टॉर्क के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब देखिए हाई स्लिप रीजन यानी कि स्लिप की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इससे X2 नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और फॉर्मूले में इसका स्क्वायर है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस के, रोटर के रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में बहुत 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 ज़्यादा हो जाएगी। उस केस में क्या करेंगे, हम रोटर के रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे फार्मूले से रोटर को रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करने के बाद KS E2 नॉट का स्क्वायर R2/S स्क्वायर X2 नॉट का स्क्वायर बच जाएगा, और इस फार्मूले से एक S से नीचे वाला एक S कट जाएगा। तो इस केस में हमें मिलता है जो कि टॉर्क क्या है कि स्लिप के विक्रमानुपाती होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क। उस केस में क्या होता है कि जो कि हमारा टॉर्क और स्लिप का ग्राफ बनता है वो रेक्टेंगुलर पैराबोला बनता है। कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर पैराबोला। कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। कैसा बनता है, पैराबोला। ओवरऑल टॉर्क स्लिप कर्व रेक्टेंगुलर पैराबोला बनता है। तो देखिए अब हम क्या किए हैं, इस वाले ग्राफ को लो स्लिप रीजन और इस वाले ग्राफ को मिलाए हैं। तो देखिए जो स्लिप और टॉर्क के बीच का ग्राफ है, तो ये है हमारा लो स्लिप रीजन, और इसके बाद हम क्या किए हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला लिखा है हाई स्लिप रीजन। तो देखिए लो स्लिप रीजन में टॉर्क स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है, और हाई स्लिप रीजन में टॉर्क जो होता है वो स्लिप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो यह पॉइंट होता है इस पे मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त होता है। यह पॉइंट होता है इस पे मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। देखिए लो स्लिप रीजन की कंडीशन में टॉर्क स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है। हम लोग जस्ट इससे पहले देखे हैं कि लो स्लिप रीजन में क्या होता है, टॉर्क स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है, और हाई स्लिप रीजन की कंडीशन में टॉर्क स्लिप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और हाई स्लिप रीजन की कंडीशन में क्या था कि टॉर्क स्लिप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, और टॉर्क स्लिप कर्व का शेप रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है। टॉर्क स्लिप कर्व का शेप कैसा होता है, तो रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है। अब देखिए इस पे कुछ दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये भी क्वेश्चन एक प्रकार के, यह जो क्वेश्चन है एक प्रकार के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही है, और यह क्वेश्चन आपको बड़े बड़े
टॉपिक को प्रिसाइज रूप में प्रदान करके जाएंगी। तो देखिए, द टार्क ऑफ इंडक्शन मोटर वेरी एज, इंडक्शन मोटर का टार्क हमेशा कैसे वेरी करता है? टार्क हमेशा स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है, टार्क हमेशा स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन बी हम कभी भी लगाएंगे। कैसे चेंज होता है? तो स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है। ये इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि एक छोटी तथा एक बड़ी मशीन को समान फ्रीक्वेंसी की सप्लाई दी जाए, यानी दो मशीन है, एक बड़ी और एक छोटी, और उसको समान फ्रीक्वेंसी की सप्लाई दी जाए, यानी कि 50 हर्ट्ज या दोनों को 60 हर्ट्ज या दोनों को 70 हर्ट्ज, ऐसी यदि सप्लाई दी जाए, तो जिस मशीन की स्पीड क्या होगी? सबसे कम, यानी कि जो मशीन सबसे कम स्पीड से घूमेगी, ऐसा ना हो कि वो मशीन में कोई डैमेज हो इसलिए कम वजह से, वो जो मशीन को देते हैं वो मशीन कम स्पीड से घूम रही है, तो क्या होगी कि वह मशीन जो कम स्पीड से घूमती है वह महंगी होगी, कम स्पीड से घूमती है वह महंगी होगी। तो देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न मोटर में से कौन सी मोटर कॉस्टली होगी, यानी कि नीचे दिए गए मोटर में से कौन सी मोटर महंगी होगी। तो देखिए, एक मोटर है जो 710 रोटेशन पर मिनट है, यानी 1 मिनट में 710 बार घूम रही है। दूसरी मशीन है कि 1 मिनट में 2880 बार घूम रही है। तीसरी मोटर है कि एक चक्कर में 1 मिनट में 1440 बार घूम रही है। और चौथी मोटर है कि एक मिनट में 1500 रोटेशन घूम रही है। तो इसमें से कौन ज़्यादा हो गई? तो हम जानते हैं कि क्योंकि सप्लाई देते हैं, जो मोटर बहुत जितनी कम स्पीड से घूमती है वह उतनी महंगी होगी। तो जो हमारी ऑप्शन हो जाएगी वो ऑप्शन पहला हो जाएगा, 710 RPM। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।